बीजे क्लासेस जयपुर पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हमारी सीरीज जो राजस्थान अध्ययन चल रही है उसकी कक्षा 8 के तीसरा वीडियो ये होने वाला है। हमने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, इसलिए उनको ध्यान से देखें। और इस वीडियो में भी हम आधुनिक राजस्थान का निर्माण पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ, जो वर्तमान राजस्थान है उसका क्या स्वरूप रहा, उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये क्लास ही सभी एग्ज़ाम आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें महत्वपूर्ण होने वाली हैं, जिसमें वीडियो, एसआई, पटवार, एलडीसी जैसी बड़ी भर्ती, सीईटी 2026, लैब असिस्टेंट और आरएसएसआई के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें हम आधुनिक राजस्थान का निर्माण के पूरी जानकारी का अध्ययन करेंगे। तीसरा चैप्टर हमारा आधुनिक राजस्थान का निर्माण किस प्रकार हुआ, हमारा 7 चरणों में निर्माण हुआ। हम तीसरा चैप्टर में चलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार राजस्थान का निर्माण हुआ। तीसरा चैप्टर में हमने ये दो चैप्टर पहले 2 वीडियो में पढ़ लिए हैं, उनका विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अब तीसरे अध्याय में चल रहे हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माण किस प्रकार हुआ, तो आज जो राजस्थान की जो भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं वह कई अथक प्रयासों से देशी रियासतों और रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई है। तीसरा चैप्टर यही है। यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है कि आज जो राजस्थान की जो भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति हम देख रहे हैं वह कई अथक प्रयासों से देशी रियासतों व रजवाड़ों के विलय के उपरांत अस्तित्व में आई। राजस्थान एकीकरण की सुखबुहाट कब से शुरू हुई? 1939 ईस्वी में, जब वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के उपरांत प्रारंभ हो गई थी। आधुनिक राजस्थान का निर्माण के लिए 1939 ईस्वी में वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो के एक आदेश के उपरांत आधुनिक राजस्थान की परिकल्पना कर दी गई। इसीलिए अखिल भारतीय जो देशी राज्य लोक परिषद थी, जिसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई, द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर यह भी निर्णय लिया गया कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय कितनी 50 लाख रुपए से कम और जनसंख्या 20 लाख रुपए से कम हो, उन्हें पड़ोस के बड़े राज्यों में मिला दिया जाए। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने क्या लिखा प्रस्ताव में, तो 50 लाख रुपए जिन रियासतों की आय हो और जनसंख्या 20 लाख से कम हो, उनको पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाए। यद्यपि यह कार्य इतना सरल नहीं था, किंतु प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागृति और एकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। तो प्रजामंडल आंदोलन अभी पढ़े नहीं है, आगे आने वाले चैप्टरों में इसका अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 की किताब में इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये हम कक्षा 8 पढ़ रहे हैं, तो इसमें आधुनिक राजस्थान का निर्माण दिया हुआ है। फिर देखते हैं, तो 22 मई 1946 को ज्ञापन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा। कब? तो देशी रियासतों को एकीकरण की प्रक्रिया ब्रिटिश सरकार ने कब कहा? 22 मई 1946 ईस्वी को। और जब एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी, इसी दौरान 15 अगस्त 1941 को हमारा देश स्वतंत्र हो जाता है। और स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने एकीकरण प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हुए और तेज कर दिया। और इसी उपलक्ष्य में भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया और भारत सरकार के द्वारा रियासती विभाग के भारत सरकार के रियासती विभाग का निर्माण किया गया। और स्वतंत्र भारत में वे रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी, जिनका न्यूनतम आय कितनी हो? 1 करोड़ रुपये वार्षिक और जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख रुपये या उससे अधिक हो। और इस मापदंड को जो पालन करने वाली थी वो राजस्थान की केवल 4 रियासतें थीं, जिसमें जयपुर थी, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर थी। रियासतें ही स्वतंत्र रह सकती थी, 4 रियासतें राजस्थान में स्वतंत्र रह सकती थी। किंतु इन रियासतों की जनता एकीकृत राजस्थान में विलय के पक्ष में थी। प्रजा का नेतृत्व प्रजामंडल व अन्य संघों द्वारा किया जाता था। देशी रियासतों को कई शासकों ने भी विलय का प्रस्ताव का समर्थन किया। तो 4 बातें हमने देखी। सर्वप्रथम देखी कि 1939 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने एक आदेश के द्वारा राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट तेज कर दी थी। फिर अखिल भारतीय देशी राज्य संघ परिषद ने प्रस्ताव पारित कहा कि 50 लाख रुपए से कम और जनसंख्या 20 लाख से कम होने वाली को पड़ोस के राज्य में मिला दिया जाए। तीसरी बार ब्रिटिश सरकार ने अपनी देशी रियासतों को कहा कि एकीकरण की प्रक्रिया तेज की जाए। और इसी प्रकार तथा जो भारत का जो रियासती विभाग था, जो 5 जुलाई 1947 को बनाया गया था, उसके द्वारा 1 करोड़ रुपये वार्षिक और जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक रहने वाली रियासतों को स्वतंत्र अस्तित्व में रहने का निर्णय किया गया। उसमें राजस्थान की 4 रियासतें थी, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर थी। अब अपन शुरुआत करते हैं
कि राजस्थान भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है उसके बाद राजस्थान में किस प्रकार एकीकरण का प्रयास किया गया। सर्वप्रथम भारत के बारे में शुरुआत करते हैं कि भारत में कैसे कैसे क्या कितनी रियासतें थी और एकीकरण की शुरुआत की गई। अपने बेसिक फटलियाँ हैं कैसे राजस्थान में एकीकरण की शुरुआत हुई। तो भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू किया गया, 1947 ईस्वी को। इसकी धारा 8 के अनुसार भारत का विभाजन दो देशों में कर दिया गया, दो राष्ट्रों में कर दिया गया। कौन कौन से, भारत व पाकिस्तान। कौन कौन से, भारत व पाकिस्तान देशों में। भारत में उस समय कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी और प्रत्येक रियासत को स्वतंत्रता होगी कि वह किसी भी राष्ट्र में क्या उसके शामिल हो सके। मतलब सभी राष्ट्रों 565 रियासतों को स्वतंत्रता थी कि वो दोनों देशों में से किसी भी देश में शामिल हो सकती थी। और 3 जून 1947 को, कब, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना लाई गई जिसे के तहत भारत का विभाजन की घोषणा कर दी गई। भारत के विभाजन की घोषणा कब की कर दी, 3 जून 1947। कब, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय थे। जबकि स्वतंत्र जो भारत थे उस समय के अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे, तो सी राजगोपालाचारी। कौन रहे थे, सी राजगोपालाचारी। नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी, तो नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में। इसके तहत क्या किया गया, इसके जो अध्यक्ष थे उसमें भोपाल के विभिन्न रियासतों ने राजस्थान में मिलने से इनकार किया, पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। उसमें नरेंद्र मंडल 1921 के जो अध्यक्ष थे, भोपाल के जो नवाब थे हमीदुल्ला खां। कौन थे, हमीदुल्ला खां राजपूतानी की रियासतों को कहाँ पर मिलाना चाहते थे, पाकिस्तान में। भारत जो अब पढ़ते हैं भारतीय रियासती विभाग। भारतीय रियासती विभाग के बारे में बढ़ाया कब बना, 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके सचिव कौन थे, वीपी मेनन। आगे देखते हैं इनका उद्देश्य क्या था, रियासती विभाग बनाने का क्या उद्देश्य था। तो भारत में जो मिलने वाली रियासतें थी विलय पत्र पर उनके हस्ताक्षर कराना और विलय के समय जो रियासतों से संबंधित समस्याएं आई और चुनौतियां आई उनको समाधान करना था। और रियासती विभाग ने रियासतों के सामने शर्त रखी कि जिस भी रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, ऊपर पढ़ चुके हैं 10 लाख से अधिक हो तथा जिसकी आय 1 करोड़ से अधिक हो, वह स्वतंत्र रह सकती हैं। और राजस्थान के इस शर्त को पूरा करने वाली कितनी रियासतें शामिल थी, ओनली फॉर 4। कितनी थी, 4। कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर नहीं थी, उदयपुर थी। जैसलमेर में तो 10 लाख जनसंख्या क्या छोड़ के 1 लाख जनसंख्या भी रहती है, 5 लाख के आसपास। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर 4 जिले थे, जो 4 रियासतें थी। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की कौन सी प्रथम रियासत थी, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी बीकानेर। इसने कब किया हस्ताक्षर, 7 अगस्त 1947 को, 7 अगस्त 1947 को। और अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो वो कौन थी, शाहपुरा तो और रियासत थी, शाहपुरा नहीं थी, ये धौलपुर रियासत थी। कौन सी थी, धौलपुर रियासत कब की, इसने 14 अगस्त 1947 को। अंतिम रियासत जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया वो धौलपुर रियासत थी। आगे देखते हैं जोधपुर के जो महाराजा थे, उसमें के जो जोधपुर के महाराजा थे हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह थे, तो रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। जोधपुर रियासत कहाँ पर मिलाना चाहते थे, पाकिस्तान। और भरतपुर भी, धौलपुर भी इनको पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। वीपी मेनन ने अपनी पुस्तक और इसी में वीपी मेनन की जो पुस्तक है द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट कहती हैं कि इस बात का उल्लेख करती हैं कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने जोधपुर नरेश से कई बार भी मुलाकात की थी। और जब राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हो रहा था उसमें विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, तो किस शासक ने
कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो बांसवाड़ा के महारावल चंद्र सिंह ने, किसने? बांसवाड़ा के महारावल चंद्र सिंह ने। अब पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उस समय कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो राजस्थान में 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। 3 ठिकाने कौन से थे? तो निमराना था, लावा था, निमराना, लावा और कुशलगढ़। 3 ठिकाने और 19 रियासतें थे। और एकीकरण के समय एकीकरण का प्रारंभ कब हुआ था? तो 18 मार्च। राजस्थान में एकीकरण का प्रारंभ 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक चला। कितने चरणों में? 7 चरणों में। और जिसमें कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। और राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, उनको दिया जाता है। और अब पढ़ते हैं कि विभिन्न शासकों द्वारा जो संघ बनाने की कोशिश की गई, कौन कौन से शासक थे जिन्होंने राजस्थान में राजपुताना न बनाकर अपने ही क्षेत्र में उनका राज्य बनाना चाहते थे, उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। देखते हैं कि मेवाड़ के जो महाराणा, उस समय जो मेवाड़ के जो महाराणा थे, कौन थे? भूपाल सिंह। कौन थे? भूपाल सिंह। भूपाल सिंह ने किन किन राज्यों को? राजस्थान को, गुजरात को, राजस्थान, गुजरात, मालवा को मिलाकर, मालवा के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको मिलाकर एक राजस्थान यूनियन का निर्माण करना चाहते थे। कब? 25 और 26 जून 1946 को उदयपुर में एक सम्मेलन बुलाया था इसके लिए, जिसमें 22 राजाओं ने भाग लिया और महाराणा भूपाल सिंह ने संविधान सभा समिति में शामिल होने का भी आह्वान किया गया। इसी प्रकार कोटा के जो महाराव भीम सिंह थे, उन्होंने दक्षिणी राजपुताना के रूप में लेकर कोटा, बूंदी और झालावाड़ रियासतों को लेकर हाड़ौती संघ बनाने का निश्चय किया। हाड़ौती संघ कोटा, बूंदी, झालावाड़ रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया? हाड़ौती संघ। इसी प्रकार जो वागड़ संघ बनाने के लिए डूंगरपुर के जो महारावल सिंह थे, डूंगरपुर के महारावल सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ संघ बनाना चाहते थे। अब रियासतें 19 थी, उनमें सबसे प्राचीन कौन थी, सबसे नवीनतम कौन थी, इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ रियासत थी। जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर रियासत सबसे बड़ी थी। जयपुर रियासत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर। और सबसे प्राचीन मेवाड़। और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे छोटी रियासत शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी। और जो 19 रियासतें थी, उनमें से 19 रियासतों में से 2 रियासतें कैसी थी? जाट रियासतें। और जाट में कौन कौन सी थी? एक तो धौलपुर थी, एक भरतपुर थी। धौलपुर और भरतपुर। कौन कौन सी? धौलपुर और भरतपुर। और मुस्लिम रियासत थी। मुस्लिम रियासत कौन सी थी? एक टोंक थी। मुस्लिम रियासत टोंक। अब इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में किस प्रकार होता है, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। क्या लिखा है इस चैप्टर में? राजधानी राजस्थान का ये पढ़ लिया है अपने। एकीकरण से पूर्व का राजस्थान कैसा था? तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान 19 रियासतें पढ़ा दिया है मैंने। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, धौलपुर रियासत, भरतपुर रियासत, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर व किशनगढ़ थी। ये कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? कुशलगढ़, लावा और निमराना। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। एकीकरण का प्रथम प्रयास कोटा रियासत के शासक महाराव भीम सिंह ने किया था। और कोटा के महाराव भीम सिंह ने किया तो क्या बनाना चाहते थे? हाड़ौती संघ। क्या बनाना चाहते थे? हाड़ौती संघ। किस किस रियासत को मिलाकर? कोटा, बूंदी और झालावाड़ को। और कोटा के बाद मेवाड़ के महाराणा 25 से 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के लिए 22 राजाओं को बुलाया था। और इसमें कौन कौन शामिल होना चाहते थे? गुजरात, मालवा क्षेत्र, उदयपुर में राजस्थान, इन सभी को मिलाकर वो राजस्थान यूनियन का निर्माण करना चाहते थे। इसी तरह से अन्य सम्मेलन में जयपुर, बूंदी और कोटा, झालावाड़ के शासकों ने भी बुलाए, किंतु ये प्रयास उनके निजी हितों के पोषण ही थे, इसलिए प्रक्रिया
पूर्ण नहीं हो सकी। शासकों के समानांतर ही जनता से सीधे जुड़ी संस्थाएं व संगठन भी एकीकरण की प्रक्रिया में सक्रिय रहे। राज्य प्रजा परिषद व प्रजा मंडल के प्रयास संपूर्ण राजस्थान के एक इकाई के रूप में गठित कर भारतीय संघ में शामिल करने के लक्ष्य को लेकर जारी थे। अब शुरुआत करते हैं कि एकीकरण के चरण राजस्थान में कौन कौन से हैं, कितने चरण हुए राजस्थान के एकीकरण में, उनका अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो एकीकरण के चरणों में राजस्थान पढ़ते हैं। तो राजस्थान का एकीकरण एक जटिल एवं चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। दीर्घकाल से अस्तित्व में रही देशी रियासतों एवं ठिकानों को एक ही सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लाना कठिन कार्य था। इन रियासतों में जनसंख्या, सामाजिक रीति रिवाज, आर्थिक व राजनीतिक विभिन्नताएं थी। क्योंकि राजस्थान में अनेक रियासतें थी, उनमें सामाजिक, जनसंख्या, रीति रिवाज सभी विभिन्नताएं भिन्न थी, इसलिए उनको एक साथ लाना कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य था। कुछ रियासतों में परंपरागत पद्धति से प्रशासन का संचालन हो रहा था, तो कुछ में आधुनिक प्रशासन के मूल्य प्रचलित हो गए थे। इन सभी क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना, नई सेवाओं की स्थापना करना, नए नियम बनाना आदि कार्य क्या थे, चुनौतीपूर्ण थे। इन सभी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाना, जिसे राजपुताना कहा गया, उनको एक साथ लाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। इन सभी चुनौतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। और कब, कितने महीने में? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में राजस्थान के निर्माण का कार्य पूरा किया गया। 7 प्रमुख चरणों से गुजरते हुए राजस्थान अपने आधुनिक स्वरूप में है। अब बढ़ते हैं राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण कौन कौन से थे। तो प्रथम चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। प्रथम चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसका नामकरण किसने किया था? के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा। कब हुआ था ये? तो 17-18 मार्च 1948 को। इसमें 4 रियासतें ABCD ऐसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर राज्य मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। और राजधानी किसको बनाया गया था? अलवर को। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को क्या बनाया गया? राजप्रमुख। तो राजप्रमुख किसको बनाया गया? उदयपुर के उदयभान सिंह को। कहाँ के शासक थे? धौलपुर के। और शोभाराम कुमावत जो अलवर के शासक थे, उनको क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये पहला चरण कब हुआ? 17-18 मार्च को 1948 को। नामकरण किसने किया? के.एम. मुंशी ने। और उद्घाटनकर्ता कौन थे इसके? उद्घाटनकर्ता N.V. गौडगिल। कौन थे? N.V. गौडगिल। जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण के बारे में जानते हैं। तो उद्घाटनकर्ता कौन थे? N.V. गौडगिल। नामकरण किसने दिया? के.एम. मुंशी ने। मत्स्य संघ के जो प्रशासन चलाने के लिए जो व्यक्ति थे, वो कौन कौन थे? वो भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि हम इस अध्याय में विस्तार से पढ़ रहे हैं, तो पढ़ लेते हैं कि मत्स्य संघ के जो विस्तार से जो प्रशासन चलाने वाले थे, कौन कौन से व्यक्ति थे। तो जुगल किशोर चतुर्वेदी। जो जुगल किशोर चतुर्वेदी कहाँ से थे? भरतपुर से। मास्टर भोलानाथ जो अलवर से। ये बार 1, 2, 3 एग्जाम में पूछा गया है। गोपीलाल यादव, नाम याद रखो। गोपीलाल यादव कहाँ से? डॉक्टर मंगल सिंह, ये दोनों धौलपुर से थे। चिरंजीलाल मिश्र कहाँ से थे? करौली से थे। चिरंजीलाल मिश्र कहाँ से थे? करौली से। तो याद रखो, जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर भोलानाथ, गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह, चिरंजीलाल शर्मा का संबंध किस संघ से, किस मतलब एकीकरण के चरण से था? तो मत्स्य संघ के चरण से था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो प्रथम चरण हुआ था, उसमें निमराना ठिकाना, कौन सा ठिकाना? निमराना ठिकाना का विलय किया गया था। कौन से ठिकाने का? निमराना ठिकाने का। और इस चरण की आय कितनी थी? इस चरण की आय 184 लाख थी। और इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था। दूसरा चरण में शुरुआत करते हैं अपन। दूसरा चरण कौन सा था? दूसरा चरण पूर्व राजस्थान और राजस्थान संघ। इसको याद रखने के उसमें 9 ठिकाने शामिल थे। जिस बाबू, परसाटो, झाड़ू, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, परसाटो से प्र से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, ट से टोंक, झाड़ू से झालावाड़, और ड से डूंगरपुर, और किशनगढ़, और कौन सी एक ठिकाना था किशनगढ़ और कुशलगढ़। पर लावा ठिकाना चौथे में मिलाया गया वैसे तो, पर इसमें भी थोड़ा बहुत क्षेत्र मिला दिया गया था। किशनगढ़ और कुशलगढ़, लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण पूरा हुआ। कोटा को इसमें राजधानी बनाया गया। राजधानी किसे बनाया गया? कोटा को। और कोटा के महाराव जो भीम सिंह थे, उनको राम सिंह राज प्रमुख बनाया गया। तो राज प्रमुख से बनाया गया था कोटा के महाराव भीम सिंह को। गोकुल लाल असावा इसके प्रधानमंत्री बने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन से? N.V. गौडगिल।
अब पढ़ते दोबारा इसका अध्ययन करते हैं। तो पूर्व राजस्थान जो दूसरा संघ था कब बना था? 25 मार्च 1947 को। 25 मार्च 1947 का दूसरा चरण हुआ राजस्थान के एकीकरण का। उसमें उद्घाटनकर्ता कौन बने? एन.वी. गौडगिल। एन.वी. गौडगिल। राज प्रमुख कौन बनाए गए? महाराव भीम सिंह। महाराव भीम सिंह। और राजधानी कहाँ पर रही? कोटाई रही। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुलाल असावा को। गोकुलाल असावा कौन बने? प्रधानमंत्री, जो कहाँ के शासक थे? शाहपुरा के। अब शुरुआत करते हैं तीसरे चरण। तीसरा चरण किसको मिलाकर बनाया गया? तीसरा चरण उदयपुर रियासत प्लस जो 10 ये ठिकान दूसरे पूर्व राजस्थान संघ है और राजस्थान संघ है उसको मिलाकर तीसरा जो चरण था उसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया। संयुक्त राजस्थान की जो स्थापना की गई कब की गई? 18 अप्रैल 1948 को। तो फर्स्ट कब लाया? 18 मार्च 17-18 मार्च 1948। दूसरा 25 मार्च 1948। तीसरा 18 अप्रैल 1948। इसमें संयुक्त राजस्थान में उदयपुर मेवाड़ का विलय किया गया। इसमें उदयपुर मेवाड़ का विलय किया गया। देखते हैं तो तीसरा चरण में तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान में उदयपुर मेवाड़ का विलय कर दिया गया और मेवाड़ के भूपाल सिंह क्या बने? राज प्रमुख। तो मेवाड़ के जो शासक थे वो भूपाल सिंह थे, वो राज प्रमुख बनाए गए। तब माणिक्य लाल वर्मा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? माणिक्य लाल वर्मा को। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरे चरण में उद्घाटनकर्ता थे। चौथे चरण में कौन थे? दूसरे में कौन थे? प्रथम में कौन थे? प्रधानमंत्री कौन? माणिक्य लाल वर्मा। भूपाल सिंह। राज प्रमुख कौन बनाए गए? मेवाड़ के भूपाल सिंह। चौथा चरण में पढ़ते हैं। चौथा चरण में वृद्ध राजस्थान प्लस संयुक्त राजस्थान को मिला दिया गया। संयुक्त राजस्थान में कौन थे? जो दूसरा चरण और तीसरा चरण था उसको मिला दिया वृद्ध राजस्थान में। तो वृद्ध राजस्थान कब आया? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को क्या आया? वृद्ध राजस्थान। और इसमें राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। मुख्यमंत्री किसे बनाया? हीरालाल शास्त्री को। और इसमें जयपुर को राजस्थान की राजधानी राजपुताना की राजधानी घोषित कर दिया गया। संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें शामिल की? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर। तो जय बजरंगबली ये याद रख लेना। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का विलय किया गया। राजस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को मनाया गया। लेकिन जो 2025 में क्या घोषणा की गई कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हर बार राजस्थान का दिवस मनाया जाएगा। जयपुर के जो मानसिंह दिरते थे, जयपुर के शासक कौन थे? मानसिंह दिरते, उनको राज प्रमुख बनाया गया। हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बनाए गए। महाराणा जो भूपाल सिंह थे, ये याद रख लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है कि महाराणा जो भूपाल सिंह थे मेवाड़ के, उनको महाराज प्रमुख बनाया गया। तो महाराज प्रमुख से बनाया गया तो महाराणा भूपाल सिंह को। महाराज प्रमुख से बनाया गया तो महाराणा भूपाल सिंह को नियुक्त किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन किया। तो उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो जयपुर को जो राजधानी बनाने की कोशिश की थी वो किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो पी सत्यनारायण राव समिति के द्वारा जयपुर को राजधानी बनाया गया। इसके अलावा जो विभिन्न जो रियासत थी उनमें क्या क्या केंद्र बनाए गए, क्या क्या विभाग बनाए गए, उनका अध्ययन भी अपन इसी चरण में किया गया। तो उसका अध्ययन करते हैं। तो विभाग कौन कौन से बनाए गए? तो जयपुर को तो राजधानी बना दिया, जयपुर को राजधानी बनाया। हाई कोर्ट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो जोधपुर में। हाई कोर्ट कहाँ पर? जोधपुर में। शिक्षा विभाग कहाँ दिया गया? बीकानेर को। शिक्षा विभाग बीकानेर को। वन विभाग किसको दिया गया? वन विभाग कोटा को। वन सहकारी विभाग कोटा को। कृषि विभाग कहाँ पर होगा? कृषि विभाग भरतपुर को। लोक सेवा आयोग आरपीसी जिसे कहते हैं वो अजमेर में स्थापित होगी। ये लिखने का निर्णय कहाँ पर रखा गया? तो पी सत्यनारायण कमेटी के द्वारा जो चौथा चरण था उसमें रखा गया। कब लागू हुआ है? 30 मार्च 1949 को। इसके अलावा जो खनिज एवं कस्टम एक्साइज विभाग बनाया गया वो उदयपुर में बनाया गया। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं 5वें चरण की ओर बढ़ते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ये सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। हमने डिटेल से इसे पढ़ाया है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ें। चौथे चरण में लावा ठिकाना भी शामिल किया गया था। मेनली ये भी याद रखें क्योंकि
वो मैंने बोला नहीं था। पंचम चरण में संयुक्त बढ़त राजस्थान, इसमें वो चारों दूसरा तीसरा चौथा जो चरण था उनको शामिल कर लिया गया और संयुक्त बढ़त राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला लिया गया। मत्स्य संघ जो शामिल किया गया वो निमराना ठिकाना सहित विलय किया गया। किसके तहत? निमराना ठिकाना सहित विलय किया गया। और कब किया गया? 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को। मत्स्य संघ को किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? मत्स्य संघ को शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मिलाया गया। शंकर राव देव समिति की सिफारिश में मिलाया गया, जिसमें 3 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? शंकर राव देव थे। और 2 सदस्य कौन थे? प्रभु दयाल थे एक तो, और एक आर के सिद्धवा। इस रियासत में इस जो 4 रियासतें ABCD L1 भरतपुर धौलपुर करौली और निमराना ठिकाना था, इसको किसमें सम्मिलित कर लिया? संयुक्त बढ़त राजस्थान में। इस प्रकार ये 5वां चरण पूर्ण हुआ। अब शुरुआत करते हैं छठा चरण की। छठे चरण में राजस्थान में किस प्रकार उसका एकीकरण होता है। छठा चरण में राजस्थान नाम अस्तित्व में आया। इतने जो 5वें चरण तक तो राजपुताना नाम था। राजपुताना नाम से राजस्थान कब पड़ा? तो 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था? संविधान लागू होने पर राजस्थान का नाम राजपुताना से राजस्थान कर दिया गया। और इस क्षेत्र में सिरोही के देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर सभी भाग राजस्थान में विलय कर दिए, जिसमें हाथल और सिरोही के कुछ स्थान शामिल थे। सप्तम जो 7वां चरण था, छठा चरण को और विस्तार से पढ़ें तो छठे चरण में तो यही है। 7वें चरण को पढ़ते हैं विस्तार से। 7वें चरण में राजस्थान तो 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण संपन्न हुआ और इसी के साथ राजस्थान संपूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अभी जो वर्तमान राजस्थान का स्वरूप है उसी रूप में अस्तित्व में आया। इसमें राजस्थान में आबू देलवाड़ा क्षेत्र, अजमेर मेरवाड़ा व मंदसौर, मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर दी। तो राजस्थान में क्या किया गया 7वें चरण में? तो राजस्थान में जो आबू देलवाड़ा क्षेत्र है वो राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया गया। मंदसौर के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण किया गया। तो सुनेल टप्पा क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया गया। और इस प्रकार जालौर का जो सिरोंज क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। और इस प्रकार राजस्थान का 7वां चरण पूरा होता है। इसके साथ चैप्टर पूरा होता है, लेकिन अपन रिवाइज करते हैं चैप्टर को, किस प्रकार इसमें और चीज़ें रखी गई और क्या बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा पढ़ते हैं अपन अजमेर जो एक केंद्र शासित प्रदेश था, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश था, उसमें की क्या स्थिति थी। तो उसमें राजस्थान जो गठन के समय अजमेर मेरवाड़ा का राज्य में विलय न होने के कारण वहाँ पृथक विधानसभा थी। और उस पृथक विधानसभा का क्या नाम था? धारासभा। और धारासभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 30 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? 30 सदस्य। और 1952 के जब आम चुनाव हुए, 1952 के आम चुनाव के बाद धारासभा से एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाव उपाध्याय। 1952 के चुनाव हुए तो धारासभा से हरिभाव उपाध्याय क्या चुने गए? उप मुख्यमंत्री चुने गए। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग भी इसी में पढ़ लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 को 22 दिसंबर 1953 को बनाया गया। इसके जो सदस्य थे कौन कौन थे राज्य पुनर्गठन आयोग के? तो फजल अली थे। एक तो फजल अली थे। कौन थे? फजल अली अध्यक्ष थे। जो दूसरे 2 सदस्य थे और बनाए गए थे, उनका नाम क्या था? हरदेनाथ कुंजरू। कौन था? हरदेनाथ कुंजरू। क्या नाम था? हरदेनाथ कुंजरू। और एक का नाम सरदार पन्नीकर। और 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। 7वां संविधान संशोधन, इसी के तहत 7वां जो संविधान संशोधन हुआ 1 नवंबर 1956, उसमें राज प्रमुख का पद समाप्त कर किसका? राज प्रमुख कौन थे लास्ट में? तो सवाई मानसिंह थे। सवाई मानसिंह जीतते थे और उनका पद हटाकर राज प्रमुख बनाए गए। जो राजस्थान के प्रमुख राज प्रमुख बनाए गए और गुरुमुख निहाल सिंह बनाए गए। गुरुमुख निहाल सिंह जो राजस्थान के सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले प्रथम राज्यपाल थे। उस समय जो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ उससे पहले राजस्थान की रियासतें या देश की जो रियासतें थी वो 4 भागों में, भारत 4 श्रेणी में बटा हुआ था। इसमें राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। इसी के साथ अपन आगे पढ़ते हैं
कि राजस्थान जो संविधान सभा निर्मित हुई, तो संविधान सभा निर्मित होने पर जो संविधान सभा से जाने वाले राजस्थान के जो मनोनीत जो सदस्य थे वो कौन कौन से हैं, उनका अपन नाम लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो वो मेवाड़ से कौन थे, सर्वप्रथम पढ़ते हैं मेवाड़ नंबर 1। तो राजस्थान में 15 सदस्य थे टोटल तो 15 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 15। उनमें से पढ़ते हैं नंबर 1 में प्रथम मेवाड़ से कौन थे? मेवाड़ से सर टी विजय राघवाचार्य, सर टी विजय राघवाचार्य। कौन थे? सर टी विजय राघवाचार्य। दूसरे माणिक्य लाल वर्मा थे। कहाँ से? माणिक्य लाल वर्मा भी मेवाड़ से थे। माणिक्य लाल वर्मा और सर टी विजय राघवाचार्य कहाँ से थे? मेवाड़ से। बलवंत सिंह मेहता भी कहाँ से थे? मेवाड़ से। तीनों तो मेवाड़ से थे। बलवंत सिंह मेहता, माणिक्य लाल वर्मा और सर टी विजय राघवाचार्य मेवाड़ से थे। इसके अलावा मारवाड़ से कौन कौन थे? मारवाड़ से CS वेंकटाचार्य थे। एक तो CS वेंकटाचार्य थे, CS वेंकटाचार्य, और जयनारायण व्यास थे। जयनारायण व्यास। दो कहाँ से हो गए? मारवाड़ से। और अजमेर मेवाड़ से कौन था? अजमेर मेवाड़ से मुकुट बिहारी भार्गव। कौन थे? मुकुट बिहारी भार्गव। 6 हो गए ना, मुकुट बिहारी भार्गव। और जयपुर से कौन थे? जयपुर से भी पढ़ लेते हैं। जयपुर से हीरालाल शास्त्री थे, जो संविधान सभा में मनोनीत किए गए थे। और वीटी कृष्णामाचारी थे। कितने हो गए? 8 हो गए। इसके अलावा शाहपुरा रियासत से कौन था? तो शाहपुरा रियासत से गोकुललाल असावा को चुना गया। इसके अलावा बीकानेर से कौन थे? बीकानेर से पढ़ते हैं। बीकानेर से जसवंत सिंह थे। जसवंत सिंह था सरदार के पन्नीकर को भेजा था। जसवंत सिंह ने किसको? जसवंत सिंह और सरदार के पन्नीकर को भेजा। और संविधान सभा के जो सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले वो पहले राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता ने सर्वप्रथम संविधान सभा में हस्ताक्षर किए थे। और सर वीटी जो कृष्णामाचारी जयपुर तथा CS वेंकटाचार्य जोधपुर राज्य के दीवान थे, उनको भी संविधान सभा में मनोनीत किया गया। और सर वीटी जो कृष्णामाचारी थे वो कहाँ से मूलतः थे? तो तमिलनाडु के थे। जो DP खेतान के निधन के बाद उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। किसे? सर वीटी कृष्णामाचारी, जो कहाँ के दीवान थे? जयपुर के दीवान थे। धन्यवाद। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा होता है। ध्यान से पढ़े और ये क्लास शेयर करें, सभी दोस्तों को बताएं कि इसमें मैंने सारी लगभग मेरे हिसाब से सारी चीज़ें अपलोड करती हैं, बता दी गई हैं। अगर कोई छूट आए तो आगे नेक्स्ट क्लासों में इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।